नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, पहले हम इसको परिभाषित करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे इसके जो बिंदु हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। जिन शब्दों से किसी घटना या कार्यकलाप, किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात क्रियापद वाक्य में किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है। धातु क्या होता है वो भी समझने की आवश्यकता है आपको। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिनसे क्रिया शब्दों का आगे चलकर निर्माण होता है उनको हम धातु कहते हैं। जैसे समझने के लिए हम समझ सकते हैं, क्रिया के मूल रूप का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। इससे हम पहचान लेते हैं कि इसमें धातु कौन सी है और क्रिया रूप बाद में क्या बनेगा। जैसे एक शब्द है मोहन पत्र लिखता है। अब इसमें जो लिखता क्रिया है, हम उसमें अगर ये देखना चाहें कि धातु कौन सी है तो हम कैसे करेंगे, क्रिया शब्द के साथ हम तू का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखता, लिखता का हमने कर दिया तू लिख, तू पढ़, तू देख। अर्थात अगर हम क्रिया के साथ तू का प्रयोग करके देखें तो मूल धातु हमारे सामने आ जाती है। धातु क्रिया का मुख्य रूप होता है, इसी से क्रिया के आगे अन्य रूप विकसित होते हैं, प्रयोग होते हैं जरूरत के अनुसार। जैसे लिख है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है। उसकी जो रूट होती है, जो उसकी जड़ होती है, वो धातु होती है क्रिया की। जैसे लिख शब्द है, लिख के आप और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, पढ़ को और छोटा नहीं कर सकते हैं, देख को और छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन धातुओं से आप अन्य क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे लिख से लिखना, लिखवाना, लिखाया, लिखाई, ऐसे अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पढ़, पढ़ा, पढ़े, पढ़ो, पढ़ाई, पढ़ाया, पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगी। तो क्रिया के अन्य रूप विकसित हो सकते हैं, इससे उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम क्रिया के प्रकारों की। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। पहला है मुख्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या होती है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वे पद जो वाक्य में, किसी सेंटेंस में क्रिया के मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थात क्रिया के मुख्य अर्थ के बारे में हमें बताते हैं, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में गा मुख्य क्रिया पद है। मतलब क्या है, सीता कर्ता हो गई है, गाना उसका कर्म हो गया है, गा रही है, ये जो तीनों पद हैं ये क्या है, ये क्रियापद है। गा भी क्रिया है, रही भी क्रिया है भी क्रिया है। अब इन तीनों में मुख्य कौन सी है? पहला है गाना, दूसरा है रहना, तीसरा है होना। अब आप देखिए कि वो गाना जो उसका कर्म है उसको गा गा की क्रिया वो कर रही है। रहना है, रही और है, ये जो क्रिया है ये मुख्य क्रिया नहीं है, क्योंकि गाने को गा जो है वही मुख्य क्रिया के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती है, उनमें से एक क्रिया होती है वह मुख्य क्रिया होती है, बाकी तो उसको सहयोग देने वाली होती है, वाक्य को पूर्ण करने में उसकी मदद करती है। दूसरी है हमारी सहायक क्रिया। वे पद जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करके वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं, वाक्य को पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सहायक
क्रियापद। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम बात को। राम फल खा रहा था। राम कौन है? काम को करने वाला है, करता है। फल क्या है? उसका कर्म है। खा रहा था, ये तीन क्या है? ये क्रियापद हैं। अब इनमें से देखिए कि इस वाक्य में खा मुख्य क्रिया है, क्योंकि खाने की बात हो रही है, फल को खाने की बात हो रही है, तो खा जो है वो मुख्य क्रिया है। तथा रहा था मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। अगर हम इस वाक्य को इतना पढ़े, राम फल खा, और आगे पूर्णराम भी नहीं लगा, इसका मतलब की बात आगे कंटिन्यू, वाक्य पूरा नहीं हुआ हमारा। खा रहा है, खाएगा या खा रहा था, जो भी हम आगे उसमें क्रिया में जोड़ रहे हैं, ये खा के वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं, उसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वाक्य में जो खा है ये मुख्य क्रिया हो गई, रहा था ये उसके सहयोग देने वाली क्रियाएं हैं, अर्थात हम इनको सहायक क्रिया कहते हैं। ऐसे ही ऊपर वाला वाक्य जो आपने पढ़ा था, सीता गाना गा रही है, ये इसमें सहायक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो आप समझ गए हैं कि क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक मुख्य क्रिया होती है, एक होती है सहायक क्रिया। जो घटना मुख्य रूप से घटित होती है उसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, उसके सहयोग को देने वाली, उसकी मदद करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रिया के भेदों की। क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं, वो है दो। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है संरचना अर्थात व्युत्पत्ति, उत्पन्न होने के आधार पर क्रिया के भेद। इस आधार पर हम क्रिया के दो ही भेद स्वीकार करते हैं। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। हम चर्चा करेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया की, अर्थात कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं हम उनकी पहचान करते कैसे हैं। अर्थात किसी वाक्य में जो क्रिया है वो है अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, उसकी पहचान कैसे होनी चाहिए, उसके क्या नियम होने चाहिए ताकि हमें असुविधा ना रहे कोई समझने में। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आज। अकर्मक या सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया पर, क्या, किसे या किसको, ये तीन शब्द हैं हमारे पास। क्या, किसे या किसको, तीन शब्द है, क्या, किसे, किसको। प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न करना चाहिए, अर्थात हम क्रिया के साथ इनसे प्रश्न करते हैं तो हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान भली भांति हो जाती है। क्या प्रश्न के उत्तर में क्रिया जिस वस्तु या निर्जीव संज्ञा की कामना करती है वह संज्ञा मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। अर्थात जब हम क्या से प्रश्न करते हैं तो वह निर्जीव संज्ञा वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं हमेशा उनको, और वह मुख्य कर्म के रूप में पहचानी जाती है। वाक्य में कर्म होगा या नहीं यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वह कभी तो कर्म का प्रयोग करता है और कभी उसका लोप कर देता है, अर्थात उसको गायब कर देता है, उसका प्रयोग नहीं करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि मोहन पढ़ रहा है, तो क्या से प्रश्न करते हैं, मोहन क्या पढ़ रहा है, तो प्रश्न बन रहा है, अर्थात ये इसमें सकर्मक क्रिया है। इसमें लेकिन वक्ता ने, बोलने वाले ने कर्म का प्रयोग नहीं किया है। अब मैं कहता हूँ कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब उसमें कर्म का प्रयोग कर दिया है। दूसरे में क्या था, मोहन पढ़ रहा है, और पहले में क्या हुआ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो एक में उसने कर्म का प्रयोग करके दिखा दिया, दूसरे में कर्म का प्रयोग करके नहीं दिखाया। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि दोनों में कोई अंतर है, अंतर सिर्फ प्रयोग के आधार पर ही हुआ है। दोनों में ही सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो ये वक्ता पर निर्भर करता है, या जो वाक्य को लिखता है लेखक, उसके ऊपर भी निर्भर करता है, वह प्रयोग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस आधार पर हम अकर्मक सकर्मक की पहचान नहीं कर सकते हैं। हमें तो मात्र उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए कि उसका नियम क्या होता है। वक्ता प्रयोग करे ना करे, लेखक प्रयोग करे या ना करे। आगे चलिए। क्या प्रश्न के उत्तर में सकर्मक क्रिया किसी न किसी वस्तु, कौन सी वस्तु, जो निर्जीव संज्ञा वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, की कामना करती है, तथा किसे, किसको, प्रश्न के उत्तर में किसी प्राणी अर्थात सजीव संज्ञा की वो कामना करती है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे।
जैसे एक उदाहरण है, बच्चा लिख रहा है। प्रश्न हमने क्या किया, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, क्या से प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या लिख रहा है। लिख क्रिया है, रहा क्रिया है होना क्रिया है। तो क्रिया से तुरंत पहले हम क्या का प्रयोग करके देखेंगे, बच्चा, इसके बाद आएगा क्या लिख रहा है। संभावित उत्तर कुछ भी हो सकता है, वो बच्चा कहानी लिख रहा है, बच्चा पत्र लिख रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि क्रिया का प्रकार ये सकर्मक क्रिया बन गई। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न बना है वो बिल्कुल सही प्रश्न दिशा में जा रहा है और उसका अपेक्षित उत्तर कोई ना कोई हमें संभावित जरूर मिलेगा, चाहे वह कहानी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, वह कुछ जरूर ही लिख रहा है। अर्थात जो लिखने की क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। आगे देखते हैं, शीला जा रही है। जा क्रिया है, रह रही है, ये भी क्रियाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, जा से तुरंत पहले क्या का प्रयोग करेंगे। शीला क्या जा रही है, इस प्रश्न में संगति ही नहीं बन रही है, सही प्रश्न ही हमें बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें कोई उत्तर की उम्मीद भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह क्रिया अकर्मक है, क्योंकि प्रश्न देखिए दोबारा से, शीला क्या जा रही है, प्रश्न ही असंगत बन रहा है, इसलिए जो जाने की क्रिया है हम मान सकते हैं कि ये क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। बच्चे सो रहे हैं, अब किसी से प्रश्न करें, बच्चे क्या सो रहे हैं या बच्चे किसे सो रहे हैं। सो रहे हैं ये तीनों क्रियापद हैं, किसे सो रहे हैं नहीं बन रही है, इसलिए यह असंगत प्रश्न है और इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा, ये अकर्मक क्रिया है। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि अकर्मक सकर्मक की पहचान के लिए हम क्या से, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर प्रश्न सही दिशा में जा रहा है और उसका कोई उत्तर हमें संभावित रूप से मिलने वाला है तो निश्चित रूप से वह सकर्मक क्रिया है। अगर प्रश्न नहीं बन रहा है, कोई संभावित उत्तर की उम्मीद हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने गए हैं। पहला है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। पहले हम चर्चा करते हैं अकर्मक। कर्म का मतलब होता है कर्मक, अ का मतलब होता है निषेध के लिए, नहीं के लिए, अर्थात जिसमें कर्म नहीं है वह क्रिया का प्रयोग जहां पर हुआ है। वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी काम को करने में जब उसको कर्म की जरूरत ही नहीं महसूस होती है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे आना, जाना, रोना, चलना, दौड़ना, सोना, हंसना, मुस्कराना, उठना, बैठना आदि ये जो क्रियाएं हैं ये हमेशा अकर्मक क्रिया क्रिया होती हैं। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे बात को, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे घर पर आ गए। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं पाया जाता और न ही कर्म की अपेक्षा होती है। अब इसमें हम क्या से प्रश्न करके देखेंगे, उड़ना क्रिया है, रहना क्रिया है होना क्रिया है। इससे पहले हम क्या का प्रयोग करते हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, प्रश्न नहीं बन रहा है, संभावित उत्तर हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि उड़ना जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। बच्चे घर पर आ गए, बच्चे घर पर क्या आ गए, बच्चे घर पर किसको आ गए, नहीं बन रहा है वाक्य, संभावित प्रश्न नहीं बन रहा है, उत्तर भी नहीं मिल पाएगा हमें, इसलिए जो आना क्रिया है वह अकर्मक क्रिया मानी जाती है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। अकर्मक का अर्थ था जिसमें कर्म नहीं था, स का मतलब होता है उपसर्ग का साथ में, अर्थात जिसमें कर्म साथ में है वह क्रिया वाला वाक्य। वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, कहना, धोना, सुखाना, खाना, पीना आदि, ये जो क्रिया पद हैं, शब्द हैं,
ये हमेशा सकर्मक में ही प्रयोग होते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। वह मकान बेच रहा है। वाक्य क्या है? वह मकान बेच रहा है। वह कौन है? कर्ता। हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम वह का प्रयोग कर दिया है। मकान कर्म है, बेच रहा है यह क्रिया हो गई। अब देखिए हम इसमें क्रिया का प्रयोग कैसे पहचानेंगे, सकर्मक की पहचान कैसे करेंगे? वह, हम कर्म को थोड़ी देर के लिए अदृश्य कर देते हैं, लोप कर देते हैं। वह बेच रहा है। बेच रहा है ये क्रिया है। क्रिया से पहले हम क्या क्या प्रयोग करेंगे? वह कर्ता क्या बेच रहा है, तो उत्तर हमें क्या मिलेगा? मकान। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार वक्ता या लेखक जो होता है वह कर्म का प्रयोग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मान लीजिए ये वाक्य होता वह बेच रहा है, तब भी यह वाक्य सकर्मक क्रिया वाला वाक्य ही माना जाएगा। क्यों? वह क्या बेच रहा है? कुछ तो वह बेच रहा है। वह सामान बेच रहा है, वह मकान बेच रहा है, वह अपनी गाड़ी बेच रहा है। तो कुछ ना कुछ बेचने, बेच जो क्रिया है यह सकर्मक क्रिया है। इसके पीछे कोई ना कोई कर्म अवश्य ही होता है। वक्ता चाहे उसका प्रयोग करके दिखाए या ना दिखाए, लेखक उसको लिखकर बताए चाहे ना बताए। आगे देखिए, कारीगर कालीन बुन रहा है। कारीगर कौन है? वह कर्ता हो गया। कालीन कर्म हो गया, बुन रहा है उसकी क्रिया हो गई है। अब इसमें भी अगर हम थोड़ी और गहराई में जाएं तो बुन रहा है ये तीनों क्रियापद हैं। तो जो बुन है वह मुख्य क्रिया हो गई, क्योंकि बुनने का काम मुख्य है उसका। रहा है ये उसकी सहायक क्रिया हो गई है। ऐसे ही बेच रहा है में क्या हो गया? बेच मुख्य क्रिया है, रहा है ये उसकी सहायक क्रिया हो गई है। तो अब हम इसमें क्या से प्रश्न करके देखते हैं। कारीगर क्रिया से पहले हम प्रयोग करेंगे क्या? क्या बुन रहा है? कुछ तो वह बुन रहा है, कपड़ा बुन रहा है, कालीन बुन रहा है। तो इसमें कर्म हमेशा अपेक्षित उत्तर हमें दे पा रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक कहते हैं। जैसे लिखना, लिखने से हम कोई भी सेंटेंस बना ले। मोहन लिखता है। मोहन क्या लिखता है? मोहन पत्र लिखता है। मोहन पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? मोहन पत्र पढ़ता है। तो कोई ना कोई इसमें कर्म अवश्य बना रहता है, अर्थात लिखना, पढ़ना, कहना। मोहन कहता है। मोहन क्या कहता है? मोहन बात कहता है। मोहन चुटकुला कहता है। मोहन कहानी कहता है। कुछ भी हो। माँ धोती है। माँ क्या धोती है? माँ कपड़े धोती है। तो ये जो शब्द है इनमें कोई ना कोई कर्म अवश्य ही जुड़ा होता है। ये जो शब्द हैं ये हमेशा ही सकर्मक क्रिया के साथ प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो अब आप समझ गए कि क्रिया से पहले हम क्या लगाकर जब प्रश्न करते हैं तो हमें एक अपेक्षित उत्तर मिल जाता है, और उससे हम ये अनुमान कर लेते हैं कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। अगर प्रश्न सही बन रहा है, उसका उत्तर सही मिल रहा है, तो वह सकर्मक क्रिया है, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया होती है। आगे हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब इससे आप एक बात समझें, एक कर्मक अर्थात जिसमें एक कर्म लगा हुआ है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म लगे हुए हैं वह सकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्मों का प्रयोग हुआ है। अब इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं को केवल एक ही कर्म की आवश्यकता पड़ती है वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे? उदाहरण से समझे। किरण कपड़े सिलती है। किरण करता है, कपड़े उसका कर्म है, सिलती है ये क्रिया है। इसमें क्या है? किरण क्या सिलती है? कपड़े सिलती है। अर्थात इसमें जो कपड़े हैं वो एक ही कर्म है, अर्थात ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। क्योंकि सिलना है कपड़ों को, तो सिलना जो होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, इसलिए इसमें एक कर्म का प्रयोग हुआ है। अतः यह क्रिया हो गई एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया का पहला भेद क्या था? एक कर्मक
सकर्मक क्रिया, दूसरा भेद क्या है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं, अब यहाँ पर एक कर्म नहीं है, दो कर्म होंगे। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसको उदाहरण से समझेंगे। पहले में एक कर्म था, वो एक कर्मक हो गई थी, इसमें दो कर्म हैं, ये द्विकर्मक मानी जाएगी। माँ ने बेटे को कहानी सुनाई, इसमें कर्ता कौन है, काम को करने वाला कौन है, वो माँ है। माँ ने बेटे को ये बेटा कर्म हो गया, कहानी है वो भी कर्म हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे, उसको एक बार देखिए आप। माँ ने किसे कहानी सुनाई, किसे से हम प्रश्न करते हैं, बच्चे को। माँ ने बच्चे को क्या सुनाई, कहानी सुनाई। अर्थात इसमें जो बेटा है और कहानी है, इसमें दो कर्म है, बेटा और कहानी, इसलिए इसको हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप समझ गए कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक जिसमें कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया होती है, जिसमें दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया मानी जाती है। उसमें कर्ता दो कर्मों का प्रयोग करता है। अर्थात जैसे माँ ने बेटे को कहानी सुनाई, माँ ने किसे कहानी सुनाई, बेटे को या बच्चे को कहानी सुनाई। और माँ ने बच्चे को क्या सुनाई, क्या से प्रश्न करते हैं तो हमें एक और कर्म मिलता है, वह है कहानी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं।